हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सुंदरम दुबे ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज हम आपको बायोलॉजी में शुरुआत बताएंगे। बायोलॉजी की परिभाषा क्या है, बायोलॉजी के जनक कौन है, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डार्विनवाद और लैमार्कवाद। इन दोनों में अंतर बताएंगे। ये वैज्ञानिक कौन कौन से थे, इन्होंने क्या क्या उपयोग किए, वो सब के बारे में बताएंगे। देखिए, जीव विज्ञान के बारे में जानिए। पहले ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। जीव विज्ञान जिसे कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। बायो प्लस लोगस मिलाकर क्या बना? बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द बना। ये लैटिन शब्द से लिया गया है। जीव विज्ञान के पिता का नाम क्या है? अरस्तु। ये ग्रीक दार्शनिक। परिभाषा है इसकी, एक सजीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। एक योग समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्यूरेनस द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम 1801 में ये किया गया था। कब किया गया था? 1801 में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? लैमार्क और ट्यूरेनस द्वारा किया गया था। अब जीव विज्ञान की शाखाएं क्या हैं, मुख्यतः जान लीजिए। ये जो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। इन दोनों में क्या है विशेष? जैसे इनके विषय में पढ़ेंगे। जीवित और मृत प्राणियों का अध्ययन किसमें होता है? जंतु विज्ञान होता है, जिसे जूलॉजी कहते हैं। इनके जनक का नाम, इनके एज ए फादर, तो पिता का नाम क्या है? अरस्तु है। क्या है? अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान, इसमें क्या होता है? वनस्पतियों का अध्ययन हो, जिनमें वनस्पतियों का अध्ययन हो। इनके जनक एवं पिता का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस, ग्रीक निवासी। ग्रीक एक देश है, वहां के निवासी। अब ये जीव विज्ञान की शाखाएं आपने जान ली और इनके जनक जान लिए। अब जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत, इनके बारे में सिद्धांत जानेंगे, जो मैंने बताया था आपको, डार्विनवाद और लैमार्कवाद के बारे में। देखिए, इनके डार्विनवाद के जो जनक हैं, चार्ल्स डार्विन, ब्रिटिश जैव विकासविद और वैज्ञानिक। जैव विकासविद के वैज्ञानिक और डार्विनवाद के, ठीक है। डार्विनवाद एक जनक थे और इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था? प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इन्होंने सिद्धांत दिया। पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने। कब लिखी थी? पुस्तक का नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। वर्ष 1859 में लिखा था, ठीक है। अब लैमार्कवाद के बारे में जानेंगे। ये कहाँ के जनक थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क के नाम से जाने जाते हैं। ये कौन? लैमार्कवाद। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इनका सिद्धांत जो था वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत था। और पुस्तक उन्होंने लिखी फिलोसफी जूलॉजिक, वर्ष 1809। 1809 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है फिलोसफी जूलॉजिक नाम से है, ठीक है। तो कब लिखी? वर्ष 1809 में लिखी। और इन्होंने प्रयोग जो किया, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, कैसे लंबा होना, तो उसके सबके बारे में उदाहरण नीचे दिए गए हैं। डीपली चित्र के समेत वो समझाऊंगा। सांप का पैर का गायब हो जाना, इसका क्या कारण होता है? क्यों गायब होते हैं? वो रेंगते हैं, कैसे चलते हैं? तो सांप के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, सिद्धांत हो गया। डार्विनवाद में जीवों का प्रचुर
संतानोत्पत्ति ओवर प्रोडक्शन की क्षमता, पहला सिद्धांत। जीवन संघर्ष स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, और तीसरा विभिन्नताएं और इनकी वंशागति वेरिएंसेस एंड देयर इनहेरिटेंस। फोर्थ आपका पॉइंट है बेटा योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन। और उत्परिवर्तनवाद में क्या है, जनक इसके ह्यूगो डी विर्ज, कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड्स के। उत्परिवर्तनवाद एक अलग थे, इनके जनक एक परिवर्तन है उत्परिवर्तन नाम से, तो उनके जनक का नाम था ह्यूगो डी विर्ज, ये नीदरलैंड्स के निवासी थे। सिद्धांत है उत्परिवर्तन सिद्धांत। प्रयोग वस्तु है सांद, प्रिमरोज, आइनोथेरा, लैमेर्कियाना। ठीक है, ये प्रयोग वस्तु है दोस्तों इनकी। कारण देख लीजिए, गुणसूत्र तथा जीन की संख्या अथवा संरचना में परिवर्तन, ये कारण थे उत्परिवर्तनवाद की। आपसे पूछा जाए कि सभी के उत्परिवर्तनवाद के, डार्विनवाद के, लेमार्कवाद के बारे में, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से बता देंगे। जीव विज्ञान की शाखाएं भी हैं, कितनी शाखाएं हैं, ये 8 शाखाएं आपकी हैं। 8 देखिए कौन कौन सी हैं, हर्पेटोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, पेडोलॉजी, जर्टोलॉजी और ऑस्टोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, ट्रोफोलॉजी। सबके अलग अलग कार्य हैं। कार्य देख लीजिए, उभयचर सरीसृपों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, बॉटनी में आपके पादपों का अध्ययन, पेडोलॉजी में आपका मृदा का अध्ययन, जीरोंटोलॉजी में आपके मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, और इसमें डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन, और ट्रोफोलॉजी में पोषण विधियों का अध्ययन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग देख रहे हैं। आज के बाद आपको बायोलॉजी में कोई डाउट नहीं रहेगा। बेसिक अगर समझ जाएंगे तो आगे का ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। जीवधारियों के प्रमुख लक्षण, संवेदनशील और अनुकूलताशील। जीवधारियों का प्रमुख लक्षण क्या होता है, संवेदनशील मतलब बहुत एक्टिविटी करने वाला, और अनुकूलताशील अडेप्टिविटी, और वो वाला जो होता है ना उत्सर्जन, वृद्धि, ग्रोथ, प्रजनन, पोषण, और जो कोई भी जीव है इनमें ये क्रियाएं होती हैं, श्वसन, उपापचय, कोशिका संरचना, जीव द्रव्य, जीवित कोशिका, जीवन चक्र। देखिए अब मानव के बारे में भी देख लेंगे। जंतु और वनस्पति में अंतर देख लीजिए, फिर जैव विकास के मानव परिवर्तन का अध्ययन कैसे शुरुआत हुई मानव की, इसके सबके बारे में जानेंगे। जंतु और वनस्पति में अंतर देखिए, जंतु और पादप माने पौधे, जंतु ये सब। देखिए कोशिका वृद्धि पादप में कैसी होती है, उपस्थित होती है, और जंतु में अनुपस्थित होती है। पर्णहरिण उपस्थित होती है पादप में, और जंतु में अनुपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण पादप में कैसी होती है, उपस्थित होती है, और जंतु में कैसी होती है। ये 1-1 नंबर के MCQ में दोस्तों, अनुपस्थित। तारक काय या सेंट्रोसोम कैसी होती है, अनुपस्थित, और इसमें जंतु में उपस्थित। और देखिए ये तो हो गया आपके जंतु वनस्पति बॉटनी से रिलेटेड है, बायोलॉजी में ही ये सब भाग अलग अलग कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना क्या है, परिवर्तन के साथ अवतरण। देखिए जैसे पहले हम लोग आदि मानव को चलने की वो नहीं समझ थी, तो सबसे पहले ऐसे हुए, फिर थोड़ा किसी ने कहा कि सीधा हो तो सीधा हो गए, फिर और सीधा हुए, फिर और हुए, फिर और हुए, अब बिल्कुल सीधे हो गए। अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों के क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित और जटिल जीवों की उत्पत्ति। इसका क्या मतलब है, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना का ये मतलब है कि पहले हम बंदर की तरह चलते थे और अब कैसे चलने लगे, इंसानों की तरह चलने लगे। देखिए ये जो है जैसे कि डार्विनवाद और लेमार्कवाद ने उन्होंने बताया था, लेमार्कवाद ने, कि जो घास की उपलब्धता से अगली जिराफ की, ऊंट जिसे कहते हैं, ऊंट की जो है ना गर्दन ऊपर को होती है, वो क्यों होती है, इसका रीजन जानिए।
घास की उपलब्धता से अगली टांगों का गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई। जैसे आप पहले देख रहे होंगे कि घास जब जब खाता था ऊँट, तो अपनी गर्दन को, सिर को नीचे झुका के खाता था, तो उससे जो अंगों पे प्रभाव पड़ता था। और फिर थोड़ा थोड़ा जब उसे किसी लैमार्कवाद ने बताया कि इसे पेड़ को खाना चाहिए, तो उन्होंने पेड़ की तरफ इशारा किया, तो पेड़ जैसा बड़ा हुआ उस हिसाब से, जैसे बच्चा हुआ तो बच्चे बच्चे के हिसाब से खा रहा है, बड़ा हुआ तो बड़े के हिसाब से खा रहा है। देखो इसी तरीके से खाता। तो उसे देखो, ऊंचे वृक्षों की पत्तियों खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई है। इन अंगों की गर्दन की कितनी अधिक लंबाई, क्योंकि वो ऊंचे तक खाता है। पहले इतनी समझ नहीं थी, तो लैमार्कवाद ने इन्हें बताया कि, ठीक है। देखिए, लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के उद विकास क्रम का रेखाचित्र, ये रेखाचित्र जो देख पा रहे हैं अब सिर्फ लैमार्कवाद के द्वारा बताया गया है कि ऐसा ऐसा जिराफ ऐसी ऐसी गर्दन करता था। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बायोलॉजी की बेसिक जानकारी होना, और ये चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, या 12th क्लास के लिए, फर्स्ट ईयर क्लास के लिए, या नीट के लिए, या कोई भी एग्जाम्स हो कंपटीशन का, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमसे कोई त्रुटि जल्दबाजी में हो गई हो, गलती हो गई हो, तो क्षमा करें, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।